गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फर्स्ट एड एंड हेल्थ के प्रथम यूनिट के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया है। फर्स्ट यूनिट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड यूनिट के विषय में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड के कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से उसके एम्स होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि आपातकालीन परिस्थिति में हम किस प्रकार से फर्स्ट एड देते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट एडर क्या होते हैं, फर्स्ट एडर के कौन कौन से टेक्निक्स होने चाहिए एक इमरजेंसी प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि हेड टू टू असेसमेंट क्या होता है, किस प्रकार से हम हेड से लेकर पूरे पैर तक का असेसमेंट करते हैं किसी पेशेंट का जो किसी भी ऐसे घटनास्थल पर इंजर्ड हो चुका है, किसी भी ऐसे रोड एक्सीडेंट में है, किसी प्रकार के कोई बर्निंग का शिकार हो चुका है। तो कुल इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोगों ने प्रथम यूनिट में देख लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग सेकंड यूनिट के विषय में बात करेंगे। बच्चों, एक चीज़ आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि NEP 2020 के अंतर्गत ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ रहे हैं, BA BSc BCom प्रथम ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये कंपलसरी अनिवार्य सब्जेक्ट हो चुका है, जिसको हम सहगामी अनिवार्य पाठ्य विषय के रूप में जानते हैं, को-करिकुलर कोर्स के रूप में जानते हैं। तो ये सभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। साथ ही साथ ये सभी लोगों के लिए अगर कोई थोड़ा सा अवेयर है और उनके अंदर ये जिज्ञासा है कि हमको फर्स्ट एड से रिलेटेड हर एक जानकारी आनी चाहिए, होनी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो सेगमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट सेगमेंट्स में ही कि अगर आपके पास थोड़ा सा अवेयरनेस है और आपके पास स्किलिंग है, आपके अंदर कौशल है, तो आप गांव देहात में या फिर अपने सगे संबंधियों में या फिर दूर से दूर में भी आपकी फेम, आपकी प्रसिद्धि फैल जाती है ना। क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा हुनर होता है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ आपके पास वोकेशनल कोर्स की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास को-करिकुलर कोर्स की जानकारी होनी चाहिए। अर्थात कुछ ऐसे पाठ्य सहगामी विषय होते हैं जिनको पढ़ने से आपकी जो कौशल है, आपकी जो स्किलिंग है वो डेवलप होती है, उभरती है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड यूनिट के अंतर्गत। सेकंड यूनिट में हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, एक बार अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो बेहोश होने या सदमा, जिसको शॉक लग जाता है, या फिर डूबने वाले को या लू लगने पर वाले लोगों के लिए दिया जाने वाला जो फर्स्ट एड होता है, इसके विषय हम लोग बात करेंगे। कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जो बेहोश हो गया है या फिर किसी ऐसे खतरनाक सूचना को सुनकर उसको सदमा लग जाता है, शॉक लग जाता है, या फिर कहीं डूब रहा होता है, या फिर ज़बरदस्त अगर उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, लू लग गया है, तो इसमें हम लोग कौन सा फर्स्ट एड देंगे, आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के अंतर्गत इसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेहोशी के आम कारण और फर्स्ट एड। बेहोश होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो रहा है तो आप कैसे जानेंगे कि किस तकलीफ़ से, किस बीमारी की वजह से वो आदमी बेहोश हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि बेहोश होने के लिए आम कारण कौन कौन से होते हैं और इसके लिए हम कौन सा फर्स्ट एड देंगे। बेहोशी के आम कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन? दौरा पड़ना। अगर किसी पेशेंट को कन्वुलेशन हो रहा है, दौरा पड़ रहा है बच्चों, तो दौरा पड़ने के दौरान वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाता है ना। तो बेहोश होने का एक कारण क्या हो सकता है, दौरा आना। अर्थात किसी आदमी को अगर कन्वुलेशन हो रहा है, बेहोश आ रहा है, मतलब चक्कर आ रहा है, फिट्स आ रहा है, अर्थात मुंह से झाग आने के बाद वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। किसी प्रकार से उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है या फिर ठीक ढंग से प्रॉपरली वे में काम नहीं कर रहा है, तो उसको दौरा आने लगता है। तो दौरा आने के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिनको आप ब्रीफली पढ़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बेहोश होने के कौन कौन से कारण हैं। दौरा आना भी, अर्थात दौरा पड़ना भी बेहोशी का एक कारण हो सकता है। दूसरा, दिमाग या सिर में चोट लगना। अर्थात दिमाग और सिर में अगर बहुत तेज़ी से चोट लग जाता है, किसी ब्लंट हथियार से कोई आदमी वार कर देता है, तो इससे भी हमारे दिमाग में या सिर में चोट लगने से क्या हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है ना। अगला है शराब के नशे में। कोई भी आदमी अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लिया, बहुत ज़्यादा शराब पी लिया है, तो शराब पीने के बाद वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। सिर पर चोट लग जाना। अगर सिर पर किसी ने बहुत धारदार या किसी ऐसे ब्लंट औजार से मार दिया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीप इंजर्ड हो गया है, तो भी आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश होना जैसे भय या कमजोरी के कारण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, बहुत ज़्यादा भय की वजह से भी लोग बेहोश हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से भी आदमी में बेहोशी आ जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो
हृदय का दौरा, अगर हार्ट अटैक का केस होता है, हृदय में दौरा पड़ जाता है बच्चों, तो इसकी वजह से भी बेहोशी आ जाती है। सदमा लगना, मैंने बताया कि जैसे कोई अप्रिय सूचना अर्थात किसी ऐसे इंसिडेंटल केस को सुन लेने के बाद सदमा लग जाता है, ब्रेन पर चोट आ जाता है, ब्रेन में सदमा लग जाता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। विष या जहर का असर होने पर, अगर किसी विषैले जानवर ने किसी को काट लिया तो जैसे जैसे विष उसके शरीर में फैलता जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, अर्थात वो बेहोश हो जाता है ना। किसी ऐसी घटना का घट जाना जिससे मरीज उदास हो जाता है, अर्थात कोई ऐसा घटना, कोई ऐसा इमरजेंसी एक्सीडेंट, कोई चीज़ देख लेता है पेशेंट, तो क्या हो जाता है, उससे धीरे धीरे उसमें बेहोशी छाने लगती है। अर्थात डायरेक्ट कोई अगर घटना हो जाता है तो पेशेंट क्या हो जाता है, बेहोश होने लगता है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइपोग्लाइसीमिया या इंसुलिन की प्रतिक्रिया, अर्थात हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बच्चों, वो अगर नॉर्मल से कम हो जाता है 90 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर के अपेक्षा, अर्थात वो नॉर्मल रेंज से अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी आदमी में बेहोशी आने लगती है ना। अगला है हाइपोथर्मिया, अगर हमको बहुत तेज़ी से ठंड लग जाए। हाइपोथर्मिया माने ये होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाना, अर्थात जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया क्यों हो जाता है, इसका मेन रीज़न होता है ठंड लग जाना। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, बहुत ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड है, तो उस ठंड की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सामान्य से कम होता है, अर्थात 30 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया के केस में भी लोगों में बेहोशी आने लगती है। अगला है मैलिग्नेंट उच्च रक्तचाप, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर होने से भी, अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, मैलिग्नेंट हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बेहोशी आने लगती है और पेशेंट क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एड्स से जुड़ी तंत्रिका प्रणाली से संबंधित जटिलताएं, अर्थात कुल मिला के अगर एड्स का गंभीर एड्स का पेशेंट है तो उसके अंदर जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एबनॉर्मली वे में काम करने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अगला क्या है, दमा, आस्थमा, अर्थात दमा के केस में भी बेहोशी आने लगती है। तो ये सब जितने हैं ये रीज़न है बेहोश होने के, तो इसमें से जितने रीज़न दिए गए हैं ये सब किसके रीज़न है, बेहोश होने के रीज़न है, अर्थात पेशेंट इनमें से किसी एक से बेहोश हो सकता है। तो सबसे पहले आपको केस को समझना होगा कि किस केस की वजह से, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो गया है, बेहोश हो गया है। तो इन सब चीज़ों को पहले जानने के लिए आपके अंदर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छी स्किलिंग होनी चाहिए, जिसके आधार पर ये समझ पाएंगे कि आदमी या पेशेंट इसकी वजह से बेहोश हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया तो ये कुछ नॉर्मल, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आम आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। आइए अब हम दूसरा ये देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि दौरा पड़ने पर बेहोशी कैसे होता है ना, कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये आदमी दौरा पड़ने से बेहोश हुआ है ना। अब एक एक के विषय में हम लोग बड़े डीप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला दौरा आना, या जिसको हम कन्वल्जन कहते हैं कि दौरान दिया जाने वाला फर्स्ट, अर्थात किसी को दौरा आ गया है और वो बेहोश हो गया है, तो उस समय आप फर्स्ट एड में क्या देंगे, है ना। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिम्टम्स कि दौरा आने का सिम्टम्स क्या होता है, क्या लक्षण होंगे। अचानक हाथ पैर, चेहरे की मांसपेशियों का तीव्र कंपन या झटका शुरू होना, इसके साथ ही मरीज में बेहोशी, मुंह से झाग आना, जीभ कटना तथा मल तथा पेशाब को अपने आप हो जाना, आज सब ये क्या है, दौरे आने के लक्षण हैं। अर्थात दौरा कैसे, किसी पेशेंट को अगर दौरा आने वाला होता है तो अचानक उसके हाथ पैर और चेहरों में क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है, बहुत तेज़ी से कंपन होने लगता है, और पूरी मांसपेशियों में ट्विस्टिंग मूवमेंट होने लगता है, ट्विस्टिंग पेन होने लगता है ना, पूरी बॉडी में ट्विस्टिंग पेन होने लगता है, और उसका पूरा शरीर क्या होने लगता है, कांपने लगता है, और मरीज को धीरे धीरे बेहोशी आना शुरू हो जाता है, मुंह से उसके झाग निकलते हैं, फिट्स निकलते हैं, है ना। जीभ उसका क्या होता है, बिल्कुल पलटने लगता है, और वो क्या बच्चों उसमें इतना तेज़ी से पेन होता है उसके बॉडी में, और इस प्रकार से उसमें ऐंठन होता है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह को इस ढंग से घुमाता है कि दौरा पड़ने वाले पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को दौरा पड़ने वाला है तो अपने मुंह के अंदर जीभ को काटने लगता है, जीभ को काट लेता है, और साथ ही साथ उसका जो तंत्रिकाएं हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से उसको पेशाब करना या फिर स्टूल करना, मल करना उसको पता नहीं चलेगा, अपने आप स्टूल हो जाएगा, अपने आप पेशाब हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। तो दौरा आने का क्या लक्षण है, अचानक उसके हाथ पैर या चेहरे की मांसपेशियों में तीव्र कंपन होगा, उसमें झटके आने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें बेहोशी आने लगता है, मुंह से झाग आने लगते हैं, जीभ काट लेता है वो, है ना, जगह जगह पर अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल रगड़ने लगता है ज़मीन से, है ना। साथ ही साथ उसकी तंत्रिकाएँ डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको
स्टूल और पेशाब का पता नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है। तो ये सब दौरा आने के लक्षण हैं। आइए बात करते हैं कि अगर दौरा आ जाता है तो उसको हम फर्स्ट एड के कौन कौन से चरण, अर्थात फर्स्ट एड में हम क्या देंगे और किस चरण में देखें, कैसे देते हैं, अर्थात हमको सिक्वेंसली फर्स्ट एड देना होता है। आइए बात करते हैं झटके आने के दौरान। देखिए, अगर झटका आ गया उसी समय जब झटका आ रहा है तो क्या करना पड़ता है पेशेंट को, अगर आप वहाँ उपस्थित हैं एक ट्रेंड फर्स्ट एडर के रूप में, तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए। झटके आने के दौरान मरीज का सिर एक तरफ कर दें जिससे जीभ पीछे की तरफ जाकर सांस की नली न बंद कर सके। अर्थात किसी को अगर दौरा आ रहा है, झटका आ रहा है, तो मरीज का सिर जो होता है पीछे की ओर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना चाहिए, है ना। अर्थात सिर को क्या कर देना चाहिए, ट्विस्ट कर देना चाहिए, जिसका उसका जो पीछ है वो पीछे की तरफ जाकर सांस की नली को न बंद कर सके, है ना। तो कुल मिला के उसका जीभ ट्विस्ट हो जाता है, अर्थात अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो जीभ जो होता है वो मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सांस की नली को रोक देता है और आदमी क्या हो जाता है, बिल्कुल सफोकेशन में मर जाता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर किसी को दौरा आ रहा है, किसी को झटका आ रहा है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि उसके सिर को, चिन को अर्थात ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसे हेड को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे और ऐसे बिल्कुल क्या कर देंगे, पीछे की ओर ट्विस्ट कर देंगे, जिससे जो उसका जीभ है वो पीछे पलट कर सांस की नली को न बंद कर सके। ठीक, तो वो सही हो जाता है। दूसरा क्या है, मरीज के छाती तथा गर्दन के सभी कपड़ों को ढीला कर दें। अगर ऐसा केस आप देख रहे हैं कि किसी को दौरा आ रहा है तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि उसके छाती और गर्दन पर जो टाइट कपड़े हैं उन कपड़ों को क्या करें, आप ढीला कर दें। जीभ कटने से रोकने के लिए मुंह में कपड़ा या मोटी रबड़ आदि डाल दें, क्योंकि वो बार बार अपने मुंह को घुमाता है और दांत से क्या करता है, जीभ को काट लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो होश नहीं होता है। उसके तंत्रिकाएँ बहुत तेज़ी से ट्विस्टिंग करती हैं और बहुत तेज़ी से दर्द होता है, तो वो कराह रहा होता है, तो उससे उसके जीभ जो है कट जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं या कोई मोटी रबड़ डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका जीभ नहीं कट पाता है। मरीज को ऐसी स्थिति में रखें जिससे उसको चोट न लगे, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि बहुत तेज़ी से वो क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है, बहुत तेज़ी से वो दर्द होता है। तो पेशेंट को ऐसी जगह पर रखें जिससे उसको ज़्यादा चोट न लगने पाए। मरीज को खिलाने की कोशिश ना करें। ऐसे कंडीशन में जब उसको दौरा आ रहा होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई खाने पीने वाला चीज़ न दें। मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल रेफ़र करें। ये केस बहुत ही क्या होता है, बिल्कुल सीरियस होता है। तो ऐसे केस में पेशेंट को रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यही एक मामूली फर्स्ट एड देना है और इसके साथ साथ आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना है। आपको एक अच्छे एक ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ के पास तक ले जाना होता है, अर्थात उसको एक इमरजेंसी चिकित्सा व्यवस्था आपको प्रोवाइड करना होता है। ठीक, तो ये तो रहा दौरा पड़ने के लक्षण और साथ ही साथ दौरा में दिए जाने वाला फर्स्ट एड क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं सांस के रुक जाने के, अर्थात जिसको हम रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहते हैं। अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है तो उसमें हम क्या फर्स्ट एड देते हैं, आइए इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब सांस रुक जाए तो हम क्या करें। सांस रुक जाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, मुंह से मुंह में सांस देना चाहिए, अर्थात अपने मुंह को उस पेशेंट के मुंह से एकदम सटा कर उसको लॉक कर देना चाहिए और अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर सांस फूंकना चाहिए, है ना। तो मुंह से मुंह में सांस देना चाहिए। सांस रुकने के आम लक्षण क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता क्यों है, सांस क्यों रुक जाता है, कारण क्या है। अगर किसी पेशेंट का सांस रुक रहा है तो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सांस रुक जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे आदमी बेहोश होता है, तो बहुत सारे कारण हैं उनमें बेहोश होने के। तो इसी प्रकार से सांस रुक जाने के भी बहुत सारे कारण हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि सांस कैसे रुकता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, गले में कुछ अटक जाना, जैसे गले में कुछ अटक जाता है तो भी सांस रुक जाता है, अर्थात उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। दूसरा, डूबना, धुएं से दम घुटना या जहर या विष का असर, अर्थात अगर कोई पेशेंट डूब रहा है तो भी उसमें क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, सांस रुक जाता है। धुएं से भी दम घुटने लगता है और सांस रुक जाता है। साथ ही साथ जहर पी लेने से भी सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। बिजली का झटका अगर लग जाए, अगर बिजली का ज़बरदस्त शॉक लग जाता है, बिजली का झटका लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। सिर या छाती पर तेज प्रहार, अगर कोई किसी ब्लंट हथियार से, है ना, ईंट से, डंडे से अगर उसके छाती पर जैसे कोई वार कर दिया है, चोट पहुंचा दिया है, तो उस कंडीशन में भी सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहते हैं। तो सांस यहाँ भी रुक जाता है।
बेहोश व्यक्ति का गला, जीभ या गाढ़े बलगम से रुक जाना, अर्थात कोई व्यक्ति अगर बेहोश है और उसके सांस वाले नली में कोई बलगम या फिर जीभ रुक गले में या फिर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के बगल में कोई बलगम जाम हो जाता है तो इससे भी सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। हृदय का दौरा, अगर हार्ट अटैक का केस है तो हार्ट अटैक केस में भी क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो आपको इन सबको असेस्ट करना, इन सबको समझना है कि सांस लेने की प्रक्रिया क्यों रुकी है। इसके लिए आपको पेशेंट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। जब तक आप पेशेंट की हिस्ट्री को नहीं लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो 4 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, रिमार्केबल चीज़ है, आप इसको डिनोट कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो आप ये इंश्योर कर लें कि उसका लाइफ कितने मिनट का है, केवल और केवल 4 मिनट का है। तो सांस अगर कोई पेशेंट नहीं ले पा रहा है, 4 मिनट के अंदर आप उसको अगर इमरजेंसी सांस नहीं दे पाते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग नहीं दे पा रहे हैं ना, अगर आप उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन नहीं करा पा रहे हैं, क्या कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन नहीं कराए तो 4 मिनट के अंदर उस पेशेंट की जान चली जाएगी। तो आप इसको इंश्योर हो जाइए। यदि कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो 4 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति